हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का 8.1 देखेंगे, त्रिकोणमिति। ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। कौन सा? त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। ट्राइग्नोमेट्री रेशियो देखेंगे, ठीक है ना। देखिए होता क्या है कि ये जो जितने भी हम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ते हैं, ट्राइग्नोमेट्री का जो भी निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? त्रिभुज से संबंधित। त्रिभुज अगर नहीं होता तो हम ट्राइग्नोमेट्री की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो हम इसमें त्रिभुज से संबंधित अनुपातों को देखेंगे। तो देखिए ये कैसा त्रिभुज होता है? इसमें राइट एंगल त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है। जैसे ये इस तरह से दिया हुआ है, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम क्या है? सी। ठीक है। अब ये जो होता है ये राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा याद रखने की कोशिश कीजिए। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा, कोई भी त्रिभुज अगर राइट एंगल है, 90 अंश का कोण का है, समकोण त्रिभुज है, तो उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये राइट एंगल के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो गई? हाइपोटेनियस हो गई, यानी कि कर्ण हो गया। अब अगर यहाँ राइट एंगल के अलावा किसी और शीर्ष पर न्यून कोण बनाता हुआ, समझ रहे हैं ना, 90 अंश से कम यानी न्यून कोण बनाता हुआ कोई भी दूसरा एंगल बनाए उस त्रिभुज में, तो उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये लंब हो गई और ये क्या हो गया? आधार। ठीक है। इसको अपने जीवन में समझते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये एकदम सीधा खड़ा रहे तो ये 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है ना। कोई भी, जैसे ये दीवार है, अगर दीवार इस तरह से एकदम खड़ा है, परपेंडिकुलर है, तो समझ लीजिए कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसे बोला जाता है लंब। जिस पर यह खड़ा है, जैसे कोई दीवार जिस पर खड़ा होती है, जो बेस उसका होता है उसे बेस या आधार बोला जाता है। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लंब और आधार को जोड़ने वाला भुजा जो होता है वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए इस कर्ण से संबंधित या इस त्रिभुज राइट एंगल से संबंधित कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जिनका नाम क्या है? क्रमशः इनका नाम होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। ठीक है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, छह प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जिनको अगर ये कोण थीटा क्या है, इसमें इसको थीटा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? थीटा। ठीक है ना। थीटा जो होता है यह त्रिभुज का एंगल होता है। बिना इस एंगल के, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है कि बिना कोण के इस साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है। याद रखिए कि यह बिना एंगल के, बिना कोण के इन साइन, कॉस 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है ना। अब इनका अनुपात क्या होता है? देखिए इनका अनुपात जो होता है ये होता है लाल बटे ककापर।
लाल बटे कका। ठीक है, इस ट्रिक का हम यूज करके इन 6 त्रिकोणमितियों का जो वैल्यू होता है उनको ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहला जैसे यल बटे के है, यानी यल को हम लंब कहें, के को कर्ण कहें, तो लंब बटे कर्ण साइन के लिए जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। पहला अनुपात इस तरह से अगर हम लें तो ये पहला अनुपात साइन के लिए होता है, दूसरा अनुपात काश के लिए होता है, और तीसरा अनुपात जो होता है वो टैन के लिए होता है। ये दूसरा अनुपात जो है वह कॉस के लिए है, यानी ए बटे के आधार बटे कर्ण। तीसरा जो होता है लंब बटे आधार, यल बटे ए, यानी कि इसको बोला जाता है लंब बटे आधार। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों त्रिकोणमिति अनुपातों का जो अनुपात था, इस त्रिभुज से संबंधित जो अनुपात था, ये 3 प्रकार के अनुपात हो जाते हैं। अब इनको क्रमशः उलटते जाएं इस तरह से, यल बटे ए था, इसको उलट दें, ए बटे यल हो जाए, ए बटे एल, इसको उलट दें, के बटे ए हो जाए, और इसको उलट दें, के बटे यल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम 6 त्रिकोणमिति को बारी बारी से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाता है। एक बात और, इनका व्युत्क्रम भी होते हैं, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। अच्छा, इनका व्युत्क्रम क्या होते हैं, इस तरह से हम इनका अनुपात तो निकाल लेते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं, लेकिन इनका व्युत्क्रम भी होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, तो देखिए साइन का अपोजिट जो होता है वो कोसेक होता है, यानी 1/, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह से कॉस का, ये इधर से ऊपर से दूसरे नंबर का, नीचे से दूसरा नंबर वाला होता है, यानी कॉस का हो जाता है हमारा सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। इसी तरह से टैन का अपोजिट जो हो जाता है वो कॉट हो जाता है, तो टैन का हम लिख देंगे अपोजिट कॉट थीटा, और कॉट का अपोजिट लिख देंगे टैन थीटा। इसी तरह से सेक का अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा, और कोसेक का अपोजिट हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है ना, इस तरह से इनका व्युत्क्रम भी हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत से बच्चे करते क्या हैं, जैसे इस तरह से लिखा हो साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो बच्चे इनका अनुमान क्या लगाते हैं कि ये इस तरह से लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, जबकि ये गलत है। होता क्या है, इसका जो होता है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से इसको लिखा जाता है। ये जो है इसको इस तरह से लिखा जाएगा, न कि इस तरह से। ठीक है ना, आप इस पर होल स्क्वायर लगा है तो केवल साइन पर लगाते हैं, इनके एंगल वाले वैल्यू पर हम स्क्वायर नहीं करते हैं। ठीक है ना, अब ये बात समझ में आया, साइन स्क्वायर थीटा और साइन का ये हो गया। का जो हमारा 8.1 है, क्लास 10 का 8.1 प्रश्नावली, उसका पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC मान लेते हैं, ये इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ये हमारा राइट एंगल है, इसमें B कोण जो कहा है समकोण है, यानी कि इसने निश्चित कर दिया कि हमारा जो B कोण होगा, कोण B, वो राइट एंगल पर होगा। ठीक है ना, और हम A और C को चाहे जहाँ लिखें, A चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, C चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, लेकिन जिसको कह देगा कि समकोण है वो राइट एंगल के ही पास लिखा जाएगा।
यानी कि ये 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा था, तो बी हमारा यही रहेगा। ठीक है, हम ए यहाँ लिख देते हैं और सी को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कह क्या रहा है कि ए बी बराबर 24 सेमी। ए बी यहाँ से यहाँ है, यानी इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 सेमी। ठीक है ना। और बी सी बराबर 7 सेमी। बी सी का वैल्यू कितना है? 7 सेमी। बी सी ये हमारा जो है वह 7 सेमी का है। ठीक है। अब हमको करना क्या है? कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान क्या ज्ञात किसका करना है? हमको करना है साइन ए और कोस ए का। देखिए पहला जो वैल्यू हमारा है वो साइन ए पहले में निकालना है और कोस ए निकालना है, और दूसरा में जो कह रहा है वो निकालना हमको है साइन सी और कोस सी। साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। देखिए हम इस चैप्टर में जब भी किसी दो त्रिभुज का वैल्यू दिया रहेगा तो हम तीसरे भुजा का दो भुजाओं, इस त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का वैल्यू दिया रहेगा तो तीसरी भुजा का हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? तीसरी भुजा का वैल्यू हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालेंगे। किसका प्रयोग करके? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना। इस पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज के तीसरी भुजा का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस हमारा होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। कर्ण स्क्वायर, हमको कर्ण का वैल्यू नहीं मालूम है तो कर्ण के स्थान पर कर्ण लिख देते हैं AC स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर। लंब हमारा कितना है? लंब के स्थान पर 7 लिखते हैं, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगाते हैं। फिर क्या है? आधार स्क्वायर। आधार हमारा क्या है? AB। AB का वैल्यू कितना है? 24 सेमी स्क्वायर। ठीक है। अब हम निकालते क्या है? AC स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर मतलब 7 का मल्टीप्लाई कई बार, कितने बार करेंगे? 2 बार। इसी तरह से 24 का भी मल्टीप्लाई हम कितनी बार कर देते हैं? 2 बार। 2 टाइम्स 7 में 7 का गुणा करेंगे 49 हो जाएगा, और 24 में 24 का हम अगर गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है? 576 576 हो जाता है। इनको और इनको जोड़ लेते हैं, 9 और 6 हमारा हो जाता है 15, कैरी 1 लग जाता है। 4 और 7 को जोड़ते हैं 11, और एक कैरी लगा था 12 हो जाता है। 1 फिर कैरी लग जाता है, 5 में 1 जोड़ देते हैं 6 हो जाता है। ठीक है। तो AC स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को इधर हटाते हैं, तो जब भी एक साइड से स्क्वायर हटता है दूसरी साइड की ओर जाता है तो रूट लेकर के क्या करता है? रूट लेकर जाता है। अब AC बराबर हमारा हो जाता है 25 इंटू 25। देखिए रूट से वैल्यू कब बाहर निकलते हैं? जब संख्याओं का क्या बनता है? जोड़ा बनता है। तो यहाँ 25 का एक जोड़ा बन गया, यानी कि AC का जो वैल्यू आ गया हमारा 25 आ जाता है। इस तरह से ये AC का वैल्यू जो आ जाता है 25 सेमी आ जाता है। अब देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको मालूम हो चुकी है। हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके जब त्रिभुज की दो भुजाएं दिया रहेगा तो तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा दिया रहेगा, अगर लंब और आधार दिया है तो कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण और आधार दिया है तो लंब निकाल लेंगे, कर्ण और लंब दिया है तो आधार निकाल लेंगे। किस थ्योरम का प्रयोग करके?
पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके। ठीक है, अब चलिए इनका वैल्यू निकालते हैं। इनका वैल्यू कितना हुआ है, साइन ए कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो साइन ए कह रहा है यानी कि कोण यहां पर बन रहा है। कोण यहां पर जब बनेगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है ना। तो साइन ए बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है 7 और कर्ण का वैल्यू कितना है 25। ठीक है ना। फिर कॉस ए को देखते हैं। कॉस ए मतलब यही कोण है। आधार बटे कर्ण, आधार 24 कर्ण 25, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 24 बटे 25। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से वैल्यू आ गए। अब देखते हैं साइन सी। ठीक है, तो 90 अंश के अलावा अब कोण यहां पर कह रहा है, तो जैसे ही कोण चेंज होता है वैल्यू भी चेंज कर दिया जाता है। यानी कि सभी भुजाओं का वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए कोण जब यहां बनेगा तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और ये वाला भुजा क्या कहलाएगी, आधार। और कर्ण ज्यों का त्यों रहता है, कर्ण के मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। फिर से समझिए, अगर यहां कोण बन रहा था तो ये लंब था और ये आधार था, लेकिन जब कोण यहां बन रहा है तो अब लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। ठीक है ना। तो यानी कि साइन थीटा, फिर हमारा साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारा देखिए ये है, लंब का वैल्यू हो गया 24 और कर्ण का वैल्यू हो गया 25। कास थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा हो गया 7 और कर्ण हो गया 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से इस बात को आप क्लियरली समझ लीजिए, इस बात को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, और इसके ठीक सामने वाली भुजा 90 अंश के अलावा जो दो ठो न्यून कोण बना है, अगर कोण यहां बन रहा है 90 अंश के अलावा, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी, तो ये आधार हो जाएगा। अगर कोण यहां बनेगा तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, यानी कि ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाएंगे, लेकिन कर्ण का वैल्यू वही रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अगला जो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, यानी सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, वो क्या कर रहा है, कर रहा है दिए गए चित्र में, ये एक हमको चित्र दिया गया है। इस चित्र में कह रहा है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। हमको tan p और cot r का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर भी देखिए त्रिभुज की दो भुजाएं हमको मालूम है। त्रिभुज का पहला भुजा हमको मालूम है लंब, लंब का वैल्यू 12 और कर्ण, कर्ण का वैल्यू 13। तो हम आधार निकालते हैं। हम जब भी त्रिभुज की दो भुजाएं, दो भुजाओं का वैल्यू दिया रहेगा तो तीसरी भुजा हमको ज्ञात करना होगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप बार बार किसी भी, अगर आप किसी भी फॉर्मूले को याद करना चाहते हैं तो बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय का हम फिर से प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग करके इस त्रिभुज का हम आधार निकालते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण हमको मालूम है, कर्ण का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर, लंब का वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर मतलब 13 का गुणा 2 बार और 12 का गुणा भी 2 बार, आधार का स्क्वायर। 13 में 13 का गुणा करेंगे 169 और 12 में 12 का गुणा करेंगे 144 हो जाएगा।
तो 169 और 144 हो जाता है। इस 144 को बराबर के इस साइड लाते हैं तो देखिए 169 और 144 इधर आता है तो माइनस में हो जाता है 144 और इधर बचता क्या है आधार स्क्वायर। 169 में से 144 को घटा देते हैं तो बचता है हमारा 25। आधार बराबर हो जाता है। अब देखिए आधार केवल हमको इसका वैल्यू चाहिए, आधार का वैल्यू चाहिए, न कि हमको आधार स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो हम इस स्क्वायर को बराबर के इस साइड लाते हैं तो ये रूट लेकर आता है इधर, ठीक है। अब हमारा हो जाता है आधार। अब ये रूट से बाहर कब निकलेगा, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 25 का गुणनखंड 5 गुणित 5 होता है, एक ठो इसका जोड़ा बन जाता है, यानी आधार का वैल्यू हमारा कितना आ जाता है 5। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमको किसका वैल्यू निकालना था, tan p और माइनस कॉट r का वैल्यू, tan p माइनस कॉट r, ठीक है ना। तो देखिए tan p, हम tan बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो P पर कोण बन रहा है, कोण यहां बन रहा है, तो हमारा लंब जो होगा ये हो जाएगा, आधार हमारा ये हो जाएगा, यानी कि लंब का वैल्यू 5, आधार का वैल्यू कितना हो जाता है 12। माइनस कॉट r मतलब कोण यहां बन रहा है, तो कॉट के लिए क्या हो, कॉट के लिए सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब, tan का उल्टा हो जाता है आधार बटे लंब। ये आ गया हमारा 5/12 माइनस 5/12। किसी संख्या में उसी संख्या से, यानी कि उसी संख्या में से उसी संख्या को घटाया जाए तो एक प्लस में है एक माइनस में, घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो देखिए कह क्या रहा है कि यदि sin a इक्वल 3/4 तो cos a और tan a का मान हमको निकालना है। तो देखिए इधर हम बनाते हैं एक त्रिभुज 90 डिग्री का। अब देखिए ये कह क्या रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये बात आती है कि साइन 3/4 का हम क्या करें, हम इससे करें क्या कि cos a और tan a का वैल्यू निकाल सकें। तो देखिए करना क्या होता है, जब भी साइन a बराबर 3/4 हो, cos a बराबर कुछ दिया हो 4/5, tan a बराबर दिया हो कुछ 12/13, cot a बराबर कुछ दिया हो, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके बराबर कुछ भी इस तरह से वैल्यू दिया गया हो तो हम उनका क्या करेंगे, यानी इस तरह से दिया गया है तो इसका मतलब है कि ये हमारे इस त्रिभुज में से किसी दो भुजा का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे अब कौन सा भुजा दिया हुआ है ये हम कैसे पता करेंगे, तो साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, यानी हमारा ये वैल्यू जो है लंब का है और 4 जो है कर्ण का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मान लेते हैं ये B है, ये A है और ये C है, ठीक है ना। तो लंब बटे कर्ण, लंब का ये वैल्यू हो गया, ये कर्ण का वैल्यू हो गया, आधार निकाल लेते हैं। फिर वही पाइथागोरस प्रमेय सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये देखो हमारा होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। थोड़ा जल्दी करते हैं, कर्ण का वैल्यू 4 का स्क्वायर, लंब का वैल्यू 3 का स्क्वायर, आधार हमको नहीं मालूम है, कर्ण बराबर 4 गुणित 4 यानी कि 16, 3 त्रिका 9 प्लस ये इतना आ जाता है। 9 को इधर करते हैं, 16 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर, 16 में से 9 घट जाता है 7 बचता है, ये हमारा आधार स्क्वायर है। स्क्वायर को इधर हटाते हैं, इधर रूट लग जाता है आधार, आधार बराबर हमारा आ जाता है √7।
अब इसका वैल्यू हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू रूट में है, जब तक उस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा तब तक हम उसको बाहर नहीं कर सकते। अब हमको निकालना क्या है? काश ए और टैन ए का वैल्यू। तो देखिए कॉस ए बराबर सूत्र होता है काश ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार का वैल्यू करणी में 7 अब बटे कर्ण का वैल्यू 4। टैन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा लंब जो है 3 है और आधार जो है 7 है। इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न भी हल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है 15 काट ए बराबर 8। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का जो ये वैल्यू है इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए इधर जो है ये लेफ्ट साइड में जो है 15 का काट में क्या है? मल्टीप्लाई है, गुणा है। इस 15 को अगर हम बराबर के उस साइड ले जाए तो इधर गुणा है, बराबर के उस साइड जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो इधर गुणा हो तो उधर जाता है तो क्रिया बदल जाती है, यानी गुणा इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या? काट ए, 8 पहले से था, ये इधर गुणा था 15, इधर आया तो क्या हो गया? भाग हो गया। तो काट ए बराबर कितना आ गया? 8/15। अब काट का सूत्र जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। ठीक है, अगर हम इस तरह से एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करें, इसका नाम रख दे ए, इसका नाम रख दे बी और इसका नाम रख दे सी, ये ए है। तो आधार का वैल्यू 8, लंब का वैल्यू 15। तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू नहीं मालूम है, चलिए नहीं मालूम है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लंब का वैल्यू 15 है, इस पर स्क्वायर लगाते हैं। आधार का वैल्यू 8 है, इस पर भी होल स्क्वायर लगाते हैं। 15 × 15 प्लस 8 × 8 यहाँ कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 15 में 15 का गुणा करते हैं। 15 × 5 = 75, कैरी 7 लगता है। 15 × 1 = 15 और 7 = 22 हो जाता है। और 8 में 8 का गुणा करते हैं, 64 हो जाता है। 5 और 4 = 9, 6 × 2 = 8 और इस तरह से 289 आ जाता है। कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको इधर अगर करें तो कितना हो जाएगा? ये रूट में हो जाएगा 289। ये 289 शायद 17 का वर्ग होता है। 17 7 जा 17 7 119, 17 7 जा 119 और कैरी लगा कितना? 11। 17 1 जा 17, 20 है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा कर्ण का वैल्यू 17 × 17, 1 to 17 हमारा जोड़ा बन जाता है। यानी कर्ण का वैल्यू जो आ जाता है वो क्या आ जाता है? 17 आ जाता है। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है? देखिए हमको वैल्यू निकालना है साइन ए। तो साइन ए बराबर आपको कितनी ही बार बता चुके हैं? लंब बटे कर्ण। और हमको निकालना था सेक ए। सेक ए, काश ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये लंब बटे कर्ण 8/17, ये कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 17/8 हो जाता है। इस तरह से हमारा चौथा प्रश्न भी हल हो जाता है।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रश्न 5 की ओर देखते हैं। क्या है प्रश्न 5? हमारा प्रश्न 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा बराबर हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जब भी इस तरह से कोई वैल्यू 13/5 किसी भी त्रिकोणमिति का वैल्यू दिया हो तो वो मान लीजिए हमारा जो होता है वो त्रिभुज की दो भुजा होती है। जैसे इस त्रिभुज की दो भुजा जो ये यहाँ थीटा कोण बना रहा है, इसका वैल्यू जो है ये देखिए सेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है काश का, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम देखिए डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें तो 13 में 13 का गुणा करेंगे 169 हो जाएगा, 12 में 12 का गुणा करेंगे 144 हो जाएगा। चलिए निकाल करके देख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कितना है? 13 है, 13 पर स्क्वायर लगाते हैं। लंब का वैल्यू हमको नहीं मालूम है। आधार का वैल्यू 12 का स्क्वायर है, 13 में 13 का गुणा करते हैं 169। लंब स्क्वायर 12 में 12 का गुणा करते हैं 144। 144 को बराबर के इस साइड ला देते हैं तो इधर बचता है लंब, और 169 में से 44 घटाते हैं 25 बचता है। ये हमारा हो जाता है लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हटाते हैं इधर 25 करनी में हो जाता है, इधर हो जाता है लंब। लंब का इस तरह से गुणा कर लेते हैं तो लंब हमारा हो जाता है 5। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाता है 5। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को हमको परिकलित करना है। यानी एक ठो दिया हुआ है सेक थीटा का वैल्यू और हमको अन्य 5 ठेनी का वैल्यू परिकलित करना है। तो 5 ठो कौन कौन बचते हैं? पहला बचता है साइन थीटा, दूसरा बचता है कॉस थीटा, तीसरा बचता है टैन थीटा, चौथा बचता है कॉट थीटा और सेक के बाद बचता है कोसेक थीटा। इन सभी का हमको मान परिकलित करना है इस त्रिभुज की सहायता से। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का वैल्यू 5, कर्ण का वैल्यू 13। तो साइन का वैल्यू आ जाता है कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का वैल्यू 12 और कर्ण का वैल्यू 13। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू 5, आधार का वैल्यू 12। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो ये हमारा हो जाएगा 12/5। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का वैल्यू 13, लंब का वैल्यू 5। तो इस तरह से अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कौन? कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कि ए और बी का कोण का वैल्यू भी बराबर हो। न्यून कोण तो हो, लेकिन इसने कह भी रखा है कि कोण ए और कोण बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक त्रिभुज बनाए वो भी राइट एंगल का होना चाहिए, क्योंकि दो ठो न्यून कोण है, दो ठो न्यून कोण है, तो ये वाला जो होगा ए और बी कहा है बराबर हो, तो हम मान लेते हैं कोण ए ये है और बी ये है, तो हमारा सी कोण 90 अंश का होना चाहिए। क्योंकि देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। 180 अंश हो गया, इसका मतलब है ये 90 अगर हो जाए तो ये दो ठो न्यून कोण होंगे। अगर ये 90 डिग्री का कोण है, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? न्यून कोण हो जाएंगे। और ये भी कह रखा है इसने कि कोण ए और कोण बी दोनों सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है। दिखाइए कि कह रहा है, जब भी दिखाइए कि कहेगा, सिद्ध कीजिए कि कहेगा, तो उसका मतलब दिखाइए कि जब भी कहेगा तो उसका मतलब होगा कोण ए इक्वल कोण बी को हमको क्या करना है?
बराबर करना है। बताना है कि कोण ए का वैल्यू कोण बी के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। कॉस ए बराबर कॉस बी, ये प्रश्न दिया है। कॉस ए बराबर, अगर हम देखें कॉस ए, तो ये हमारा, ये अगर कोण यहाँ बन रहा है तो ये वाला भुजा हमारा लंब होगा। तो कॉस ए बराबर सूत्र वही होता है, आधार बटे कर्ण। आधार, तो आधार हमारा, आधार ये होगा, आधार का वैल्यू आधार बटे कर्ण। कर्ण का मान क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, आधार बटे कर्ण, लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, जब कोण यहां बनेगा। कॉस बी बराबर देखते हैं, कोण यहां बन रहा है, इसका मतलब है कि ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कॉस बराबर भी सूत्र वही होता है, कॉस का सूत्र वही होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस का ये हमारा हो जाएगा आधार ए सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, सॉरी, आधार जो हमारा हो जाएगा बी सी हो जाएगा, बी सी, क्योंकि कोण यहां बना है तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। आधार बटे कर्ण ए बी। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हैं कि दोनों साइड जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो हर का वैल्यू है वो इक्वल है, तो ए बी से ए बी को हम कट कर देते हैं। बचा क्या, ए सी इक्वल बी सी। ठीक है ना, ए सी इक्वल बी सी। तो जानते हैं, हमने आपको पहले ही कह रखा है कि ये भुजा अगर इस भुजा के बराबर है, ठीक है दोस्तों, ए सी किसके बराबर है, ए बी के, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं, कक्षा 9 में आपने पढ़ रखा है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये वाला कोण यानी AC के ठीक सामने वाला भुजा कोण क्या है, कोण B है, जो BC के, तो BC के ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, कोण A। यानी कि ये किस तरह से हम लोग बराबर किए, समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं, भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरह से हम सिद्ध कर दिए हैं कि कोण A बराबर कोण B, क्योंकि AC भुजा जो था ये समान था इस भुजा के, तो इसके ठीक सामने वाला कोण ये होगा और इसके ठीक सामने वाला कोण ये होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल कर लेते हैं।